डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से 3 दिवसीय यूपी दिवस 2026 गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रांगण में यूपी दिवस का करेंगे उद्घाटन। इस बार की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। माघ मेला स्नान विवाद में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, केशव मौर्य समझदार सीएम बनाना चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन का मजाक ना बनाएं, दोनों सनातनी समझौता कर लें। फायरिंग केस में हिरासत में अभिनेता राशिद खान कमाल खान को ओशीवारा पुलिस स्टेशन लाया गया। रिहायशी बिल्डिंग पर गोलियां चलाने का आरोप। उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी। कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी संख्या में पर्यटक फंसे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पर्यटकों को निकाला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन का रुख करेंगे बड़ी खबर से, जहां आज से 3 दिवसीय यूपी दिवस 2026 गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में करेंगे उद्घाटन। राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रांगण में यूपी दिवस का उद्घाटन करेंगे। इस बार की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। विदेश में भी मनाया जाएगा यूपी दिवस। एक जनपद एक व्यंजन से यूपी का स्वाद। आज उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 3 दिन तक मनाया जाएगा। यूपी दिवस 2026 की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लखनऊ में नवसृजित राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रांगण में यूपी दिवस 2026 का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को इस बार और भव्य, सांस्कृतिक और जन भागीदारी वाला बनाने की तैयारी है। 24 से 26 जनवरी 2026 तक मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस में प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को एक साथ मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार का आयोजन केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनोत्सव होना चाहिए, जिसमें हर जिले की भागीदारी और प्रदेश की आत्मा दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां गरिमा, अनुशासन और समयबद्धता के साथ पूरी की जाए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जनपदों में किया जाएगा, ताकि एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस का उत्सव मनाया जा सके। इसके साथ ही सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर भी सांस्कृतिक और विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जनपदों में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम स्थलों का चयन समयबद्ध ढंग से पूरा करने और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित करने पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश 2026 दिवस का आयोजन फिजी, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से विदेशों में भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए एमएसएमई और पर्यटन विभाग से सोवेनियर उपलब्ध कराए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, ये 3 दिवसीय यूपी दिवस कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या क्या जानकारियां हैं और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या खास होने वाला है इस बार? बिल्कुल, देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 24 से 26 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में यूपी दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान जो राज्य की प्रगति की यात्रा है उसको जन जन तक, आम जन तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाया जा रहा है इस यूपी दिवस को। और यही कारण है कि इस बार जब उत्तर प्रदेश दिवस हो रहा है तो इसको विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर आयोजित किया जा रहा है और तमाम कार्यक्रम इसमें होने हैं। आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। उनके आने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके साथ ही साथ ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक अनवरत रूप से जारी रहेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वहां पर ये कार्यक्रम होना है। और क्योंकि ये यूपी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे कार्यक्रम में जो केंद्र होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की जो विकास गाथा है, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और अब तक उत्तर प्रदेश बनने के बाद से लेकर आज तक या भविष्य की जो योजनाएं हैं, वो तमाम चीजें इस यूपी दिवस के कार्यक्रम में दिखाई देंगी। आप ये कह सकती हैं कि इस प्रदेश के हर नागरिक तक इसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है और यही कारण है कि प्रदेश की चाहे सांस्कृतिक विविधता की बात हो या जीवंत आत्मा की बात हो, तमाम जो चीजें हैं, जो विकास यात्रा है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो इस आयोजन की पहचान बनेगी।
जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से 3 दिवसीय यूपी दिवस 2026 मनाया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में उद्घाटन करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्नान विवाद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर निशाना साधा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले डिप्टी सीएम समझदार हैं, केशव मौर्य का होना चाहिए यूपी का सीएम, बोले अविमुक्तेश्वरानंद। पालकी विवाद पर प्रशासन और भाजपा को जमकर घेरा। शंकराचार्य ने वसंत पंचमी पर भी नहीं किया स्नान, दोनों सनातनी समझौता कर लें, ये बोले धीरेन्द्र शास्त्री। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के क्या है सियासी मायने। आपको बता दें, संगम तट पर माघ मेले के दौरान पालकी विवाद को लेकर धरने पर बैठे ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रदेश की सत्ता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य की कमान किसी अकड़ वाले व्यक्ति के बजाय केशव मौर्य जैसे समझदार व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। शंकराचार्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान का स्वागत किया जिसमें उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुई घटना पर कार्यवाही की बात कही थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि डिप्टी सीएम समझदार हैं, वह समझते हैं कि अफसरों से गलती हुई है और मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए। उन्हें पता है इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना होना चाहिए। जो जिद पाल कर बैठा हो या उसके मन में बदले की भावना हो, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। वहीं शंकराचार्य ने वसंत पंचमी के पावन पर्व पर स्नान भी नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें सम्मान संगम में स्नान नहीं कराया जाता तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि पालकी शंकराचार्य की परंपरा है और मुगल काल में भी पेशवाओं ने पालकी के स्नान के साथ ही शंकराचार्य का स्नान सुनिश्चित कराया गया था। वहीं प्रशासन द्वारा इसे नई परंपरा कहना सफेद झूठ है। वहीं इस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन का मजाक ना बनाए, दोनों सनातनी समझौता कर लें। उन्होंने भी किया है, उसकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है, ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए। इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर रहा है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाता। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से कई दिनों से विवाद चल रहा है, शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया है घाट में और अब उनका जो बयान सामने आ रहा है, तो उसको लेकर और क्या जानकारी है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाला जो मामला है, वो जिस तरीके से तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। संगम तट पर माघ मेले के दौरान जब पालकी विवाद को लेकर वो धरने पर बैठे तो तमाम तरह की जो बातें आई, विपक्षी पार्टियों से भी अखिलेश यादव जी का बयान आया, कांग्रेस पार्टी से भी बयान आया, तो उस पर योगी जी के बयान आया जिन्होंने संकेतों में काल नेमी कहा। लेकिन सरकार में जो शामिल उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो सरकार से अलग उन्होंने समझौते का रास्ता अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान कर लेना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। उन्होंने शंकराचार्य कह करके भी संबोधित किया। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है कि उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुई जो घटना हुई थी उस पर कार्रवाई की बात कही है और उन्होंने कहा है कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम समझदार हैं और वह समझते हैं कि अफसरों से गलती हुई है और मामले को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने यह भी एक बड़ी बात कही है कि इस ऐसे ही समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो जिद पाल कर बैठा हो या जिनके मन में बदले की भावना हो। यानी उनका सीधा इशारा था योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। तो अंकिता, ये पूरी तरह से लग रहा है कि यह मामला जो अब है राजनीतिक मोड़ ले चुका है और
इस मामले में अब धार्मिक साधु संत भी कूद गए हैं और कुछ साधु संतों ने कहा है कि अभिमुक्तेश्वर मन को इस तरह से सनातन का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है सरकार को कि सरकार अभिमुक्तेश्वर मन के घटने को इग्नोर करे। लेकिन अब केंद्र शासित जो बागेश्वर बाबा है उसने कहा है कि दोनों सनातनी समझौता कर लें। तो अभी तक जो इस मामले में है यथास्थिति बनी हुई है, देखना यह होगा कि मामला क्या मोड़ लेता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार शंकराचार्य विवादों में घिरे हुए हैं, वहीं अब स्नान करने से उन्होंने साफ मना कर दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हिरासत में अभिनेता कमाल राशिद खान। फायरिंग केस में हिरासत में कमाल राशिद खान केआरके को ओशीवारा पुलिस स्टेशन लाया गया। रिहायशी बिल्डिंग पर चली थी गोलियां। एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को मुंबई पुलिस ने फायरिंग केस में हिरासत में लिया है। इस मामले में वह मुख्य आरोपी थे। केआरके को शुक्रवार देर शाम ओशीवारा पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस के अनुसार केआरके ने अपने बयान में माना कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से की गई थी। पुलिस ने उनकी बंदूक जब्त कर ली है और आगे की कार्यवाही के लिए कागजी प्रक्रिया चल रही है। यह घटना 18 जनवरी को हुई, जब अंधेरी के ओशीवारा इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग पर 2 गोलियां चलाई गईं। नालंदा सोसाइटी में 2 गोलियां बरामद हुई, एक दूसरी मंजिल से और दूसरी चौथी मंजिल से। शुरुआत में पुलिस को सीसीटीवी से कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि गोलियां शायद केआरके के बंगले से चली थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, पूरा मामला क्या है, जिस तरीके से केआरके को गिरफ्तार कर लिया गया है, गोलीबारी को लेकर जो मामला चल रहा है उसको लेकर? शुक्रवार को फायरिंग किया गया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। तब जाके उनको सीसीटीवी में आधार में कुछ नहीं मिला था, लेकिन बंगले के बाहर से जो फायरिंग हुई थी, तो जब फायरिंग में जब पूछताछ के लिए केआरके को बुलाया गया, तो केआरके ने बंदूक साफ करने के बताया गया कि बंदूक में लाइसेंसी बंदूक है, इसकी सफाई कर रहा था, जिसकी वजह से ये फायरिंग हुई है। और फायरिंग ओपन स्पेस में किया गया था, लेकिन जो गोली की दिशा है वो बिल्डिंग के आसपास वहां पे पहुंची है, जिसको लेकर फायरिंग की जो घटनाएं को पूरे मामले को जांच की जा रही थी। फिलहाल कमाल खान को हिरासत में लिया गया है और उससे जांच की जा रही है। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो फायरिंग हुई है वो मेरे बंदूक से हुई है और जो लाइसेंसी बंदूक है, लेकिन ओपनली रिहायशी इलाके में जो फायरिंग करना है वो कहने का इलीगली है। इस पर पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, रिहायशी बिल्डिंग पर जो गोलियां चली हैं उसको लेकर केआरके का नाम आया है, वहीं उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में भारी बर्फबारी। कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। बर्फबारी के बीच भारी संख्या में पर्यटक फंसे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पर्यटकों को निकाला। आपको बता दें, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के कारण नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल सहित कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते रामगढ़, मुक्तेश्वर, धनाचुली, नैनीताल और उत्तरकाशी के चौरंगी क्षेत्र में कई वाहन और पर्यटक फंस गए हैं। एसडीआरएफ ने जेसीबी की मदद से बर्फ हटाकर 25 से 20 वाहनों को सुरक्षित निकाला। उत्तरकाशी के चौरंगी इलाके में लंबगांव मोटर रोड पर फंसे लगभग 75 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया। टिहरी के घनसाली के पास बड़ियार गांव में मायाली रोड पर बर्फ में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चक्राता और मुन्यासियरी में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई। खराब मौसम और बर्फबारी को देखते हुए सरकार ने कई जिलों में स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, भारी बर्फबारी हो गई है, उसको लेकर एसडीआरएफ ने जो है पर्यटकों को निकालना शुरू कर दिया है। वहाँ कई लोग फंसे हुए हैं और क्या जानकारी आ रही है वहाँ पे? बिल्कुल, कल की अगर हम बात करें तो कल सुबह से लेकर शाम तक, पहले तो सुबह जैसे ही बरसात शुरू हुई, उसके बाद 12-1 बजे के बाद बर्फबारी शुरू हो गई और पूरी बर्फबारी जो है वो पहाड़ी जो इलाके हैं
अक्सर ये देखा गया था कि पिछले कई सालों से जहां मसूरी में बर्फ नहीं गिरी थी, तो कल मसूरी में भी बर्फ गिरी, पौड़ी में, टिहरी में, इन जिलों में बर्फ गिरी। और उसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तरकाशी की, बात करें हम चमोली की, बद्रीनाथ, केदारनाथ की, तो इन सभी जगहों में जो है वो अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी 26 जो जनवरी है, 26 जनवरी तक मौसम ऐसा रहेगा, कभी धूप आएगी, कभी बरसात होगी, यानी बर्फबारी की भी संभावनाएं बनी हुई है। ऐसे में ये देखने के लिए मिला कि अचानक से हुई बर्फबारी के बाद, वैसे बता दें कि जब मौसम विभाग ने कहा था कि 23 जनवरी को बर्फबारी की संभावनाएं हैं, तो मुख्यमंत्री ने सभी जितने जिलाधिकारी हैं उन सभी को दिशा निर्देश दे दिए थे कि आप लोग तैयारियां कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल बड़ी संख्या में मसूरी में पर्यटक भी पहुंच गए और इसकी वजह से लंबा जाम नहीं लग गया। लेकिन एसडीआरएफ की बात करें या मेरी स्थानीय प्रशासन की बात करें, सभी ने मुस्तैदी के साथ जाम को खुलवाया। इसके साथ ही देखिए, यानी अभी फिलहाल अगर कहें तो चेहरे जरूर खिल गए लोगों को, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि जनवरी के पहले हफ्ते तक अच्छी बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार नहीं हुई। और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि सरकार को भी शायद ऐसा लगने लगा था कि इस साल बर्फबारी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से हुई उससे अब चाहे हम किसानों की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी के तौर पर कथित नाम सामने आया, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को लेकर प्रदेश भाजपा अब सतर्क होने लगी है। प्रदेश में हो रहे भाजपा नेताओं के विरोध के बाद संगठन ने प्रभारी दुष्यंत गौतम से दूरियां बनानी शुरू कर ली है। कई कार्यक्रमों से प्रदेश प्रभारी नदारत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अब नए पोस्टरों में प्रभारी दुष्यंत गौतम की फोटो नहीं लगाई गई है, जबकि पुराने हर पोस्टरों में दुष्यंत गौतम की फोटो है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम बन रही है, जिसके चलते कई प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी की फोटो लगाई गई है, कई प्रदेशों में नहीं लगाई गई है। उधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी संगठन ने यह मान लिया है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी का नाम सामने आया था वह दुष्यंत गौतम का है। माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी से भाजपा की यह दूरियां साफ संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में दुष्यंत गौतम को प्रदेश प्रभारी के पद से हटा सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चित्रकूट जिले में मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपी कल्लू को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी इरफान के भी पैर में गोली लगी है। बरगढ़ थाना कस्बे के बाजार क्षेत्र में जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया, जिसमें एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे को शातिर अपराधियों ने पहले अपहरण किया और फिर फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई। कल शाम करीब 6 बजे बरगढ़ बाजार से आरोपियों ने किशोर को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। परिवार द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को देने के साथ ही इधर से फिरौती की मांग भी की गई। परिजनों द्वारा फिरौती न देने पर आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि आरोपी इरफान 10 दिसंबर तक व्यापारी के घर में किराए पर रहता था। अनबन के कारण कमरा खाली करने के बाद उसके लिए एक साथी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। फिलहाल शुक्रवार तड़के पुलिस ने हत्यारोपी कल्लू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि इरफान को घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ गए। राज बहादुर, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। राज बहादुर, आपको आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि चित्रकूट जिले में मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपी कल्लू को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी इरफान के भी पैर में गोली लगी है। बरगढ़ थाना कस्बे के बाजार क्षेत्र से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया, जिसमें एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे को शातिर अपराधियों ने पहले अपहरण किया और फिर फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। राज बहादुर संवाददाता हमारे दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। राज बहादुर, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए।
जी, जैसा कि बता दें, जो अपराधी थे वो अपराधी पहले इसी बच्चे के पिता के घर पे ही रहते थे, किराए पर रहते थे और दुकान बक्सा बनाने का काम करते थे। और इसके बाद इनका कई दिनों मतलब वही 2025 में ही इससे 2 महीने पहले इन लोगों के द्वारा कुछ वाद विवाद हुई और उस वाद विवाद पे इन्होंने कमरा खाली करके कहीं वहीं पे पास के मकान में कमरा ले लिया था। इसके बाद बच्चे से अच्छा इनका लगाव रहा और रात्रि वही शाम को 5:30 बजे इनको सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि बच्चे को गाड़ी चलाते हुए सिखा रहा था यही अपराधी। और इसी अपराधी के बाद उसे बहला फुसला कर किसी तरह से ले गए और रात को ही उसकी घटना उसके साथ उसकी को मार दिया गया। और उसके पिता के पास पहले बात तो फोन करके रंगदारी 40 लाख की फिरौती मांगी गई और फिरौती न देने के बाद जब पुलिस को उसके पिता ने सूचना दी और उसकी छानबीन शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने उनको वो किया तो पता लगा कि बच्चे को मार के इन्होंने बक्सा में भर के अपने घर पे ही जहाँ पर लैट्रिन बनानी हुई थी वहीं पे दफना दिए। इसके बाद इन्होंने पुलिस जब इनको पकड़ी और इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि हम अभी इनको ले गए परानू बाबा के जंगल में कहीं बॉडी रखे हुए, लेकिन वहां ले जाने के बाद जब ये पुलिस से झड़प करने लगे और पुलिस के ही हथियार छीन करके उन पे हमला करने का प्रयास किया गया तो वहीं पे जवाबदारी में पुलिस ने एक का एनकाउंटर कर दिया और एक के पैर पर गोली मार दी गई, जिसको SRN हॉस्पिटल प्रयागराज में जिसका इलाज चल रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपी को कल्लू को, जिसको अब पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, वहीं एक दूसरा अन्य आरोपी घायल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन